हमारे सरिता जी स्पॉट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उस दिन मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का काल विभाजन पढ़ाया था, जिसमें विभिन्न विद्वानों के मतों के अनुसार मैंने काल विभाजन आपको पढ़ाया था। और दोस्तों, मैंने ये भी बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया उसको सर्वोपरि माना गया और इतनी मान्यता मिली यहाँ तक कि आज हम लोग जो हिंदी साहित्य में काल विभाजन पढ़ते चले आ रहे हैं वो उन्हीं के द्वारा किया हुआ काल विभाजन है, जिसको आज हम पढ़ते चले आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा प्रतिपादित किया हुआ काल विभाजन आज हम आप लोगों के साथ में पढ़ेंगे और उसकी जानकारी देंगे। देखिए दोस्तों, हिंदी साहित्य का काल विभाजन ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो बनाया गया, विभक्त किया गया काल विभाजन है, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। पहला है वीर गाथा काल यानी आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल और चौथा है आधुनिक काल। तो वीर गाथा काल को जो कि आदिकाल, मुख्य रूप से इसको आदिकाल कहते हैं। और वीरगाथा काल दोस्तों इसलिए कहते हैं क्योंकि इस काल में जितने भी कवि थे वो राजाओं के आश्रय में रहते थे और उन्हीं की प्रशंसा में काव्य रचना किया करते थे। इस कारण इस आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं। दूसरा है आपका भक्ति काल। भक्ति काल को दो शाखाओं में बांटा गया। पहला है आपका निर्गुण भक्ति धारा और दूसरा है सगुण भक्ति धारा। अब दोस्तों इसके बाद देखिए, निर्गुण भक्ति धारा को भी दो भागों में बांटा गया। पहला है ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरा है प्रेम मार्गी शाखा। तो ज्ञान मार्गी शाखा के सुप्रसिद्ध कवि कबीरदास जी माने जाते हैं और प्रेम मार्गी शाखा के सुप्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी माने जाते हैं। दोस्तों इसके बाद भक्ति काल की दूसरी धारा है सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा को भी दो भागों में बांटा गया। ये देखिए, पहला है राम भक्ति शाखा। इसके प्रमुख कवि आपके माने जाते हैं तुलसीदास जी। इनका नाम सर्वोपरि आता है राम भक्ति शाखा के कवियों में। और दूसरे नंबर पे आपकी दूसरी शाखा है कृष्ण भक्ति शाखा। इस कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि का नाम आता है सूरदास जी का। सूरदास जी ने कृष्ण भक्ति धारा शाखा के कवियों में अपना नाम सर्वोपरि बनाकर रखा है। दोस्तों इसके बाद हम नंबर 3 पढ़ेंगे रीतिकाल। रीतिकाल को भी दो भागों में बांटा गया। पहला है आपका रीतिबद्ध धारा और दूसरा है आपका रीति मुक्त धारा। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों में आपके सबसे पहले आते हैं आचार्य केशवदास और दूसरे चिंतामणि। और रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों में आपके आते हैं बोधा और आलम। फिर दोस्तों इसके बाद चौथा है आपका काल आधुनिक काल। आधुनिक काल को दोस्तों पूरे 5 भागों में बांटा गया। ये देखिए, पहला है आपका भारतेंद्र युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावादी युग, चौथा है प्रगतिवादी युग और पांचवा है प्रयोगवादी एवं नई कविता का युग। तो भारतेंद्र युग दोस्तों सभी लोग जानते हैं, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। भारतेंद्र युग का प्रतिपादन भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के नाम पे हुआ। और दूसरे हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का शुभारंभ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ। तीसरा है छायावादी युग। दोस्तों छायावादी युग के बारे में कि किसके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना कि छायावादी युग का प्रारंभ मुकुटधर पांडे के नाम पर, उन्होंने ये माना कि छायावादी युग का प्रारंभ मुकुटधर पांडे जी के नाम पर हुआ। और दोस्तों इसके विपरीत आपके फिर कुछ विद्वान मानते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी ने, इलाचंद जोशी मुख्य रूप से ये मानते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी के नाम पे छायावादी युग का आरंभ हुआ। और फिर इसके बाद कुछ विद्वान मानते हैं सुमित्रानंदन पंत जी के नाम पे छायावादी युग का प्रादुर्भाव हुआ।
फिर तीसरे आपका आता, चौथे नंबर पे आपका आता है प्रगतिवादी युग। दोस्तों, प्रगतिवादी युग में सबसे पहले नाम आपका आता है रामधारी सिंह दिनकर जी का। उनको प्रगतिवादी युग का मुख्य रूप से कवि माना जाता है। इसके विपरीत आपके सुमित्रा नंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी प्रगतिवादी युग के कवियों में माना जाता है। ये भी मतलब प्रगतिवादी युग के कवियों में से माने जाते हैं। फिर दोस्तों, आपका इसके बाद आता है प्रयोगवाद एवं नई कविता का युग। प्रयोगवाद एवं नई कविता का युग, इसका प्रतिपादन मुख्य रूप से अज्ञेय यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने प्रयोगवाद का प्रारंभ किया। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने माना जाता है तार सप्तक का संपादन किया था। तार सप्तक में 7 कवियों का एक मुख्य रूप से समूह बनाया गया था। वो लोग कविताएं लिखते थे और उसके बाद में एक साथ कविताएं प्रकाशित होती थी। तो इस कारण उस तार और प्रकाशित होती थी 7 कवियों के समूह की कविताएं जब एक साथ, तो उसको तार सप्तक का नाम दिया गया। तो तभी से तार सप्तक के जब से तार सप्तक का प्रतिपादन हुआ, तभी से माना जाता है कि प्रयोगवादी युग का भी प्रारंभ हुआ। तो इसके प्रणेता आपके मुख्य रूप से अज्ञेय जी माने जाते हैं, यानी प्रयोगवाद के प्रणेता अज्ञेय जी हैं। अब दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं हिंदी भाषा का प्राचीन इतिहास। देखिए, सभी लोग हिंदी हिंदी कह करके बुलाते हैं, पुकारते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हिंदी शब्द क्या है? फारसी भाषा का शब्द है। इसका आदि स्रोत वैदिक भाषा में मिलता है। भारतवर्ष की पश्चिमी सीमा में इतिहास प्रसिद्ध सिंधु नदी है। इसी सिंधु नदी का फारसी रूपांतरण हिंदी है। दोस्तों, इस कारण इसी से हमारी भाषा को हिंदी नाम दिया। ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव किससे हुआ? तो हिंदी भाषा का जो उद्भव या प्रादुर्भाव हुआ वो हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा संस्कृत से हुआ। दोस्तों, इसी कारण हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है, और देवनागरी लिपि को बहुत अधिक सर्वोपरि, सभी लिपियों में सर्वोपरि स्थान दिया जाता है। देखिए, वर्तमान समय में हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। लेकिन दोस्तों, मुख्य रूप से क्या है कि हमारा देश, हम कहीं भी जब जाते हैं भारत से बाहर, तो हम एक हिंदी भाषी के रूप में ही जाने जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, हमारी जो हिंदी भाषा है वो हमारे देश का जितने भी सरकारी कामकाज हैं वो मुख्य रूप से हिंदी भाषा में किए जाते हैं। इसलिए हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है हमारे भारतीय संविधान में। क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं अपने देश से, तो हमारी पहचान एक हिंदी भाषी के रूप में होती है, तो लोगों ने हमारी हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का भी दर्जा देना शुरू कर दिया। देखिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य से संबंधित जो ऐतिहासिक प्रश्न आते हैं वो मैं बताने जा रही हूँ। देखिए, आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के नाम बताइए। देखिए, आपके आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। विद्यापति, नंबर 1 विद्यापति हैं, इनकी रचना है कीर्तिलता। दूसरे हैं धनपाल, इनकी रचना है भविष्यति कहा। और तीसरे हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर, इनकी रचना है वर्ण रत्नाकर। उसके बाद आपका आदिकाल से संबंधित आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? दूसरा प्रश्न ये है। आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। देखिए, आदिकाल में राजनीतिक स्थिति अशांतिपूर्ण थी, क्योंकि आदिकाल में क्या होता था कि राज्य हमारा छोटे छोटे टुकड़ों में हमारा देश बटा हुआ था और राजा लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। इस कारण यहाँ की जो राजनीतिक स्थिति थी वो अशांतिपूर्ण थी।
दूसरे नंबर पे आदिकाल में ब्राह्मण, बौद्ध और जैन तीनों धर्मावलंबी परस्पर संघर्षरत रहते थे, मतलब आपस में इनका द्वंद्व चला करता था। तीसरा है आदिकाल में सामाजिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। समाज उच्च वर्ग और निम्न वर्ग दो वर्गों में बटा हुआ था। यह तो समाज में बहुत ही धनी वर्ग के लोग थे और यह तो समाज में बहुत ही निर्धन वर्ग के लोग थे। मध्यम वर्गीय लोग उस समाज में यानी आदिकाल में नहीं पाए जाते थे। फिर तीसरे हैं आपके क्वेश्चन है आपका भक्ति काल की समय सीमा बताइए। तो दोस्तों भक्ति काल की समय सीमा आपकी 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक मानी जाती है। चौथा क्वेश्चन है आपका निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवियों के नाम बताइए एवं उनकी रचना का उल्लेख कीजिए। तो निर्गुण भक्ति धारा में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके कबीर दास हैं जिनकी रचना है बीजक, और मलिक मोहम्मद जायसी हैं जिनकी रचना है पद्मावत। दोस्तों ये थी हमारी हिंदी साहित्य के काल विभाजन और ऐतिहासिक प्रश्नों से संबंधित जानकारी। तो हाँ, आप हमारी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको इससे संबंधित कोई डिटेल में और विस्तृत जानकारी चाहिए तो हमारे आप सरिताज स्पॉट चैनल में ज़रूर उस पर कमेंट करिएगा, और मैं इससे संबंधित विस्तृत पूरी जानकारी और आप लोगों को दूंगी। और प्लीज़ आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरा उत्साहवर्धन होता रहे और मैं आपको आगे नए वीडियोज़, आगे अच्छी जानकारी आप लोगों के समक्ष तक प्रेषित करती रहूँ। थैंक यू सो मच।